जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी सेक्टोरल इंडाइसिस की आज की परफॉर्मेंस से। आप देख सकते हो निफ्टी मेटल में लगभग 1.5% के करीब की तेजी थी और वहीं निफ्टी रियलिटी और निफ्टी आईटी में भयंकर गिरावट थी। निफ्टी आईटी ने ही आज निफ्टी को गिराने का काम किया और निफ्टी रियलिटी में भी गिरावट थी और उसके पीछे के हम थोड़े से कारण समझ लेते हैं। निफ्टी रियलिटी में सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है डीएलएफ की। डीएलएफ में आज 2-2.5% के करीब की गिरावट थी, क्योंकि डीएलएफ है जो वो कमर्शियल रियल एस्टेट में काम करता है और कमर्शियल रियल एस्टेट के भी आने वाले दिन अच्छे नहीं लग रहे। क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि आपको पता है जो भी ये कांच की बिल्डिंग है आप अपने आसपास देख रहे होगे, मुंबई गुड़गांव में या फिर पुणे में, ये सभी जो बिल्डिंग्स है आने वाले टाइम में खाली होने वाली हैं। क्यों होने वाली हैं? क्योंकि जो आईटी का काम ऑलरेडी एआई खा जा रहा है। जब आईटी में काम नहीं बचेगा तो जो आईटी वाली कंपनीज ये बिल्डिंगें रेंट पर क्यों लेंगी? वो या तो वर्क फ्रॉम होम भी, वैसे भी बहुत वर्क फ्रॉम होम का भी ट्रेंड चल गया, उसके कारण भी जो कमर्शियल रियल एस्टेट को आने वाले टाइम पे बहुत भारी नुकसान हो सकता है। एक अगर तो आपके पास इन्हें कमर्शियल रियल एस्टेट के रिलेटेड स्टॉक्स हैं तो थोड़ा-सा मतलब सावधान हो जाएँ, और या फिर आप कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो आपको बड़ी अच्छी-अच्छी फेंकेंगे कि कमर्शियल रियल एस्टेट में ज़्यादा यील्ड मिलेगी, रेंटल यील्ड ज़्यादा होती है रेजिडेंशियल से। बट मैं आपको बताना बस यही चाहता हूँ कि आने वाला टाइम कमर्शियल रियल एस्टेट का नहीं है। ये कांच वाली बिल्डिंगें बहुत ज़्यादा खाली होने वाली हैं क्योंकि एआई आ गया हुआ है। अब स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मोबीक्विक को लेकर खबर आ रही है। मोबीक्विक के स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बनी थी स्टार्टिंग के आवर्स में, बाद में थोड़ी मुनाफा वसूली हुई। तो तेजी का कारण क्या था? मोबीक्विक की सब्सिडरी को से बीएसई से ब्रोकिंग का लाइसेंस काम करने के रिलेटेड मंजूरी मिल गई है, जो कि मोबीक्विक के लिए पॉजिटिव है। जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले स्टॉक्स हैं, ग्रो या फिर एंजल वन, उनके लिए नेगेटिव हो जाए और एक के बाद एक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में नेगेटिव खबरें ऑलरेडी बनी हुई हैं। उन स्टॉक्स को भी आप अपने रडार पे रख सकते हो, क्योंकि उनके लिए थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है। मोबीक्विक का स्टॉक आप देख सकते हो आज अच्छी खासी तेजी बनी थी, बट बाजार बंद होते होते काफी हद तक मुनाफा वसूली हो गई। सेकंड स्टॉक है भारती एयरटेल। इसमें आज 4% की गिरावट देखने को मिली है। एक तो इसका कारण क्योंकि आज पूरे बाजार में गिरावट थी, तो एक तो वो भी कारण है, और दूसरा ये 3 मंथ्स की बिगेस्ट इंट्राडे फॉल था ये आज का दिन। मतलब बहुत बुरा था भारती एयरटेल के लिए। ऐसा क्या हो गया भारती एयरटेल में? इन्होंने एनबीएफसी एक्सपेंशन के प्लान्स को लेकर 20,000 करोड़ का मतलब इन्वेस्ट करने का सोचा है। ये तो पॉजिटिव खबर है, क्योंकि बाजार ऑलरेडी नेगेटिव था। इसमें भी आज गिरावट हुई है और थोड़ी सी मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में इसने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं, क्योंकि इनके पास, भारती एयरटेल के पास बहुत बड़ा यूजर बेस है। जैसे जियो वालों ने अपना जियो फाइनेंस बनाया, भारती वाले भी अब ऐसे ही अपने एनबीएफसी में घुसना चाहते हैं, अपने जो यूजर डाटा को यूज करके उनको लोन देना चाहते हैं, ताकि ये और ज्यादा बेनिफिट कमा पाए और बड़ी एक एनबीएफसी कंपनी बने। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बीएसएनएल को लेकर। जैसे आपको पता है एआई समिट हुआ था दिल्ली में। उस समिट में बीएसएनएल ने कुछ अनाउंसमेंट की थी कि वो जल्द ही अपनी 5G सर्विसेज ला सकते हैं। ये सर्विसेज वो लेके आएंगे सबसे पहले दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में। ये 6 महीने के अंदर अंदर वो लॉन्च कर देंगे। बीएसएनएल एमटीएनएल वाले स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव हो जाता है और जियो और भारती एयरटेल के लिए नेगेटिव हो जाता है। बट देखना होगा ये कितनी जल्दी लाते हैं और कितना इनका अच्छी 5G सर्विसेज होती हैं। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं कॉनकोर। कॉनकोर ने एमओयू साइन कर लिया है किसके साथ? ये इंटरनेशनल सी पोर्ट है केरला में, विजिनियम। इसके साथ कंटेनर फ्रेट स्टेशन बनाने के लिए केरला में एमओयू साइन कर लिया, जो कि कॉनकोर के लिए पॉजिटिव सिग्नल हो जाता है। ये एक पीएसयू स्टॉक है, भारतीय सरकारी कंपनी है ये। नेक्स्ट स्टॉक है नेटको फार्मा। इसको रिलेटेड आज आप देख सकते हो 5-6% के करीब की तेजी है। बाजार में इतनी गिरावट थी फिर भी इसमें तेजी है। उसके पीछे का कारण है एक न्यूज। इन्होंने एरिस लाइफ साइंस के साथ टाई अप कर लिया किसको लेकर? स्मेग्लिटाइड लॉन्च को लेकर। स्मेग्लिटाइड मैं ऑलरेडी इसके रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ। ये एक दवाई है जो कि वेट लॉस और डायबिटीज में काम आती है। और जैसे आपको पता है इंडिया एक डायबिटीज कैपिटल है, इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट है। आने वाले टाइम में ये दवाई स्मेग्लिटाइड, नेटको फार्मा और एरिस लाइफ साइंस के लिए बहुत ही बढ़िया हो सकती है उनके प्रॉफिट के लिए, क्योंकि इसमें अच्छा खासा मार्जिन है और उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। आने वाले टाइम में इनके क्वार्टरली रिजल्ट आपको देखने होंगे, क्योंकि ये दवाई उसमें अच्छा खासा मुनाफे में हिस्सेदारी डाल सकती है। इसके कारण आज एरिस लाइफ साइंस का स्टॉक भी अच्छा खासा ऊपर बंद हुआ, लगभग 3% के करीब। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं लुपिन को लेकर। लुपिन को यूरोपियन कमीशन से अप्रूवल मिला बायोसिमिलर, और ये दवाई का नाम बहुत डिफिकल्ट है, मेरे से तो लिया नहीं जा रहा, अगर आपसे लिया जा रहा है तो ठीक है। इसको लेकर उनको अप्रूवल मिल गया, जो लुपिन के लिए पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आज कुछ स्टॉक्स एफएनओ से बाहर हो गए हैं। सबसे पहला स्टॉक है आईआरटीसी। आज आईआरटीसी का लास्ट डे था एफएनओ सेगमेंट में। अब ये कैश का स्टॉक हो गया, अब इसमें सर्किट लग सकते हैं, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, क्योंकि पहले ये एफएनओ में था तो इसमें कोई सर्किट नहीं लगते थे और बहुत ही देर से इसने अपने इन्वेस्टर्स को नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, या चला ही नहीं है ये स्टॉक।
इंडियन रेलवे बहुत अच्छे-अच्छे लॉन्चेस कर रही है, वंदे भारत चला रही है, बहुत काम हो रहे हैं, इसके रिजल्ट्स भी बढ़िया आ रहे हैं, बट इसने अपने स्टॉक इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी रिटर्न बना के नहीं दी। कुछ आने वाले टाइम पे भी कुछ स्टॉक्स एफएनओ से बाहर निकल जाएँगे, कौन से वो स्टॉक हैं? हुडको, पीरामल फाइनेंस, टाटा टेक्नोलॉजी, टोरेंट फार्मा। तो ये सारे एफएनओ से कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल जाएँगे, कब निकलेंगे? 29 अप्रैल 2026 को। सो जब कोई स्टॉक एफएनओ में होता है तो थोड़ा-सा पॉज़िटिव हो जाता है, क्योंकि जो बड़े निवेशक होते हैं वो जनरली उसी स्टॉक्स में जाना प्रेफ़र करते हैं जो एफएन में हो, क्योंकि उनको हेजिंग वगैरह भी करनी होती है और वो कैश के स्टॉक्स में थोड़ा कम जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सर्किट्स वगैरह लगती हैं और एफएनओ में कोई सर्किट वाली गेम नहीं होती। सो नेक्स्ट स्टॉक की ओर बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट होगा बीपीसीएल। बीपीसीएल को 1800 करोड़ का टैक्स नोटिस मिला है। सो बीपीसीएल के स्टॉक को भी आप अपने रडार पे रख सकते हो। सो चैलेट होटल के रिलेटेड भी न्यूज़ आ रही है, इसके रिलेटेड रोज़ ही कोई ना कोई नई न्यूज़ आती है। सो इसके बोर्ड को ने भी अप्रूवल दे दिया, 600 करोड़ की एक लग्ज़री प्रॉपर्टी बना रहे हैं, होटल बना रही है हैदराबाद में, उसको डेवलपमेंट को लेकर भी इनके बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया, जो कि चैलेट होटल के लिए पॉजिटिव हो जाता है। सो नेक्स्ट होगा पेस डिजिटेक, एक ये स्मॉल कैप कंपनी है, बट इसको ऑर्डर मिला है एक रिलायंस इंडस्ट्री से लगभग 160 करोड़ का, जो कि बैटरी पैक्स बनाने का, मतलब एक छोटी कंपनी के लिए 160 करोड़ का ऑर्डर मिलना बड़ी बात है। और मतलब दिग्गज कंपनी रिलायंस से मिला है, सो इसके लिए पेस डिजिटेक के लिए पॉजिटिव हो जाता है। सो अब बात कर लेते हैं एफआईज को लेकर। सो फरवरी के मंथ में एफआईज ने इंडियन कैपिटल मार्केट में लगभग 31,000 करोड़ इन्फ्यूज किए हैं, मतलब 31,000 करोड़ डाले हैं इंडियन कैपिटल मार्केट्स में से। और उस 31,000 में लगभग 16-17,000 करोड़ जो एफआईज ने डाले हैं वो इंडियन इक्विटीज में डाले हैं, शेयर मार्केट में डाले हैं, जो कि शेयर मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे होगे एफआईज लगातार इंडियन मार्केट्स में शेयर्स को सेल कर रहे थे। अभी मतलब थोड़ी सी वापसी हुई है, जो थोड़ी की पॉजिटिव बात हो जाती है। सो अब डिस्कस कर लेते हैं आज के एफआईज डीआईज के डाटा को। सो आज एफआईज ने बहुत मामूली सी सेलिंग की है, लगभग 100 करोड़ के करीब की, और वहीं डीआईज ने आज बहुत भारी खरीदारी की है 3,000 करोड़ की, जो कि पॉजिटिव हो जाता है। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।